हेलो दोस्तों, इजी गवर्नमेंट जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं चिन्नू शर्मा आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी गवर्नमेंट जॉब्स में स्वागत करता हूं। गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, हम आपके लिए हिस्ट्री और पॉलिटी और अदर स्टेट जीके की आपके लिए सीरीज़ लेके आते रहते हैं, जिसमें हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। तो गाइस, आज पॉलिटी की ये दूसरी वीडियो है, दूसरी सीरीज है, जिसमें 200 प्लस एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। गाइस, इसमें हम कंसेप्ट वाइज एमसीक्यू क्रिएट करते हैं और वो क्वेश्चन को पिक करते हैं जो कि पहले यूपीएससी पेपर्स में आ चुके हैं। गाइस, एक ही क्वेश्चन को काफ़ी तरह से मोल्ड किया जाता है, उसकी लैंग्वेज चेंज की जाती है, उसकी स्टेटमेंट चेंज की जाती है और अलग अलग तरह से एक क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो गाइस, ये वीडियो है आपके लिए हम लेके आए हैं। इसमें आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले हमारी एक और सीरीज़ आ चुकी है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो गाइज, ये जो कंसेप्ट है आज, ये फंडामेंटल राइट से लेके हम आगे जो भी कंसेप्ट होंगे, जो भी चैप्टर होंगे हमारी पॉलिटी के, उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू लगाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। गाइज, पूछा गया है कि वो कौन सी पावर है जो कि फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इन्फोर्स होने की आज्ञा देती है। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। गाइज, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है हमारी, वो आज्ञा देती है कि आप अपने जो फंडामेंटल राइट हैं उनको इन्फोर्स कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर है और हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो जस्टिशिएबल हैं। मैं आपको बता दूं गाइज कि जैसे ही अगर कोई इन द केस हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं, अगर भंग होते हैं, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लड़ सकते हैं इन द केस ऑफ वायलेट फंडामेंटल राइट। तो गैस, आगे इनके बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में। फिलहाल के लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये हमें पावर देती है कि फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशनली इन्फोर्स किया जाए। तो आगे चलते हैं गाइज। फंडामेंटल राइट्स आर, गाइज पूछा गया है फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, वो जस्टिशिएबल हैं या नॉन जस्टिशिएबल हैं, फ्लेक्सिबल हैं या रिजिड हैं। गाइज, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिशिएबल। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो जस्टिशिएबल हैं। आप उनके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके स्यू कर सकते हो। अगर आपको फंडामेंटल राइट नहीं प्रोवाइड हो रहे, अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जा रहा है, तो आप उस केस में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके फाइल कर सकते हो। तो ये जस्टिशिएबल है। आगे बात करते हैं गाइज, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट हैव बीन प्रोवाइड टू सिटीजन। गाइज, पूछा गया है कि जो हमारी फंडामेंटल राइट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत हमारे सिटीजन को प्रोवाइड किए गए हैं। तो गाइज, ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 112 टू 115, बी ऑप्शन है आर्टिकल 12 टू 35, सी ऑप्शन है आर्टिकल 222 टू 35 और डी है नन ऑफ द अबव। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आपके फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी स्टार्ट होता है वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है। जो हमारा 12 है वहाँ पर स्टेट क्या होता है, स्टेट वर्ड की डेफिनेशन दी गई है। और 13 आर्टिकल 13 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है एक जुडिशियल रिव्यू की, कि अगर जो हमारी गवर्नमेंट है वो कोई ऐसा लॉ पास करती है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सुप्रीम कोर्ट
उसको रिव्यू कर सकती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये आर्टिकल 13 में डिस्क्राइब किया गया है। जो हमारे एक्चुअल में फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं वो आर्टिकल 14 से लेके 35 तक होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारा आर्टिकल 31 है जो कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था गाइज, हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, वो अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, उसे फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 12 to 35। आगे बात करते हैं गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुट एन एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑन लेजिस्लेटिव पावर। गाइज पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो कौन सा आर्टिकल है जो कि पुट करता है एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर। गाइज जो हमारी लेजिस्लेटिव यानी कि लॉ मेकिंग बॉडीज होती हैं उन पर लिमिटेशन पुट्स करता है, कौन सा आर्टिकल है वो? तो गाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। गाइज ये आर्टिकल 14 आता है हमारे राइट टू इक्वेलिटी में, जो कि 14 से लेके आर्टिकल 14 से लेके 18 तक लाई होता है। उसमें आर्टिकल 14 लाई होता है और इसकी जो स्टेटमेंट होती है, हेडिंग होती है, वो है इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी कि मैं आपको डिस्क्राइब करूँ कि लॉ की नज़र में सभी एक बराबर हैं, लॉ अपनी मर्जी से कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकता। तो ये एक लिमिटेशन लगा देता है लेजिस्लेटिव पावर पर। तो आर्टिकल 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है गाइज। आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रेसिडेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओवर द लॉज मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया, जो यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी कानून बनाती हैं, कोई भी लॉ बनाती हैं, तो उसको जुडिशियल रिव्यू करने की पावर किस आर्टिकल में दी गई है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 13 में ये पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि सुप्रीम कोर्ट एक रिव्यू कर सकता है जो कि लॉ पास किए गए हैं यूनियन पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्किंग हैं या अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं, तो उनको बता सकता है सुप्रीम कोर्ट। ऐसा इन आर्टिकल 13 में पावर दी गई है। तो आगे बात करते हैं गाइस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 13 of the Indian Constitution is to secure the paramountcy of Constitution regarding। गाइज वो पूछा गया है जो मेन ऑब्जेक्टिव है आर्टिकल 13 का, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सिक्योर द पैरामाउंटेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग ये पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन दिए गए हैं कि वो किसके तहत है। एक ऑप्शन नंबर ए है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम DPSP भी कह देते हैं। ऑप्शन नंबर बी है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन नंबर सी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और ऑप्शन नंबर डी है ऑल द अबव। तो गाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड करता है आर्टिकल 13। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंडामेंटल राइट। तो गाइज आपने ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द राइट टू फ्रीडम इज गारंटेड बाय 4 आर्टिकल विच आर। गाइज जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे राइट टू फ्रीडम है वो प्रोवाइड किए गए हैं, उनके बारे में पूछा गया है कि वो कौन से आर्टिकल के तहत हमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट टू फ्रीडम है वो प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो काफ़ी सारे इसमें सब पॉइंट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू एसोसिएशन, फ्रीडम टू जैसे कि मूवमेंट हो गया और प्रोफेशन। ऐसे कई सब पॉइंट आ जाते हैं कि कोई भी जो पर्सन है वो अपना प्रोफेशन कैरी कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, कोई भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे सकता है, बट वो अगेंस्ट द कम्युनिटी ना हो। ऐसा एक लिमिटेशन होती है कि अगेंस्ट द कम्युनिटी ना हो, लेकिन वो ये सारी एक्सरसाइज फ्रीडमली डू कर सकता है।
तो आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 के तहत हमें ये राइट टू फ्रीडम दिए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपने ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल, दे आर। गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो राइट टू इक्वालिटी है, ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें दिए गए हैं। इसमें आगे 5 जो सब पॉइंट हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी हो गया, और प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, ऐसा हो गया। एक आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द जॉब्स, ऐसा आता है, और एबोलिशन ऑफ टाइटल। ये काफ़ी सब पॉइंट होते हैं इसके तहत। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत हमें दिए गए हैं? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के तहत आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक हमारे ये जो है राइट टू इक्वालिटी ये दिए गए हैं। इसमें आगे सब पॉइंट भी आ जाते हैं, तो आप उनको स्टडी कर सकते हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18। आगे बात करते हैं गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी एज इनहेंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है उसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा एक इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा पॉइंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हमारा फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है उसमें लाई नहीं करता। तो गैस वो पूछा गया है आपसे, तो उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गैस। देखो ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। गैस ये भी हमें दिया गया है, और सोशल इक्वालिटी गैस अभी हम देख ये भी दिया गया है, सोशल इक्वालिटी भी हमें दी गई है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द जॉब्स एंड अदर जो हमारे वर्क होते हैं उनमें इक्वल अपॉर्चुनिटी भी हमें दी गई है। इकोनॉमिक इक्वालिटी, गैस इकोनॉमिक इक्वालिटी ये हमारे फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी में नहीं दिया गया है। गैस इसका एक और कारण है, क्योंकि इकोनॉमिक इक्वालिटी इस तहत से आ जाता है कि सभी को जो वेल्थ है, वेल्थ सबके पास इक्वल होगी, और जैसे कि कोई अमीर या कोई गरीब नहीं होगा, इस तरह से इसको डील किया जाता है। तो इसलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये गारंटी नहीं देते कि आपके पास इकोनॉमिक इक्वालिटी भी हम देंगे। तो ऐसा हमारे फंडामेंटल राइट हमें गारंटी नहीं देते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक इक्वालिटी। बाकी जो ऊपर वाले 3 ऑप्शन हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आर्टिकल 14 हो गया, सोशल इक्वालिटी हो गया, और इक्वल अपॉर्चुनिटी ये हमारा आर्टिकल 16 हो गया। तो गैस ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं ये हमारा फंडामेंटल राइट हमें प्रोवाइड करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। तो आगे बात करते हैं गाइज, Which one of the following article of the Constitution deal with the fundamental right related to exploitation of children? Guys, exploitation of children इसके बारे में पूछा गया है कि ये हमारे कौन से आर्टिकल में लाई करता है। गैस मैं आपको बता दूं, हमारे फंडामेंटल राइट्स में ही ये एक आर्टिकल आता है जो कि एक्सप्लोइटेशन ऑफ चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग डील करता है। ये हमें प्रोवाइड करता है कि किसी भी चिल्ड्रन का एक्सप्लोइटेशन ना किया जाए, उनकी ट्रैफिक ना की जाए, जैसे कि बच्चों को किडनैप करके उनकी सेल कर देते हैं, आगे फर्दर सेलिंग कर देते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ऐसा ना किया जाए और लेबर वर्किंग ना की जाए। तो इसके तहत वैसे तो गैस आर्टिकल 23 एंड 24 होते हैं, पर यहाँ ऑप्शन में 23 नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24। जो हमारा आर्टिकल 24 है हमारे फंडामेंटल राइट्स में ही ये लाई करता है। तो उसके तहत आर्टिकल 24 के तहत ये हमें प्रोवाइड प्रोटेक्शन करता है कि हमारे जो चिल्ड्रंस हैं उनकी एक्सप्लोइटेशन ना हो पाए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लोइटेशन ऑफ चिल्ड्रन। आगे बात करते हैं गाइज, चाइल्ड राइट आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिकल डैश ऑफ ICCPR। गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिर से मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये आर्टिकल 24 के तहत प्रोटेक्ट किए गए हैं चाइल्ड राइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल ऑप्शन नंबर बी 24 आर्टिकल। आगे बात करते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
रिडक्टेड अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। गैस यहाँ पर पूछा गया है जैसे कि जो हमारा अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस होता है, जो हमारी पहले हुआ करती थी कि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस हुआ करती थी कि जो लो कास्ट वाले पीपल्स होते थे वो किसी को हायर कास्ट पीपल को टच नहीं कर सकते थे। ऐसी एक प्रैक्टिस हुआ करती थी एंशियंट टाइम में। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक ये आर्टिकल भी प्रोवाइड किया है कि अगर कोई लो कैटेगरी का पीपल है उसके साथ ये भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको इक्वालिटी होगी। तो ये जो अनटचेबल प्रैक्टिस है, अनटचेबिलिटी वाली जो प्रैक्टिस है, इसको ख़त्म किया गया है। किस आर्टिकल के तहत किया गया है वो हमें बताया गया है गाइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 17 के तहत ये जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी वाली, इसको रोकने की कोशिश की गई है, प्रोहिबिटेड किया गया है। और ये गारंटी हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो हम इसमें डायरेक्ट जाके अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस हमारे साथ करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी केस लड़ सकते हैं। तो आगे बात करते हैं गाइज। ये देखो फिर से क्वेश्चन को मोल्ड करके पूछा गया है। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, जो हमारा आर्टिकल 17 है उसके बारे में पूछा गया है कि वो किस चीज़ को डील करता है। ऑप्शन ए है एजुकेशन, ऑप्शन बी है हेल्थ, ऑप्शन सी है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और डी है फूड गारंटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस, जो हमारा आर्टिकल 17 है वो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो हमारी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है उसको अबॉलिश करने की डीलिंग करता है आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने पॉइंट ध्यान में रखना है गाइस। जो फंडामेंटल राइट है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आपको एक आधा क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है पॉलिटी का, और अक्सर ही ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी का माना जाता है। कोई भी जो एग्जामिनर है प्रेफरेंस देता है कि यहीं से क्वेश्चन क्रिएट किया जाए। अब वो एग्ज़ाम के लेवल पर डिपेंड करता है कि कितने डीप जाके वो यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे अच्छे ध्यान से पढ़ें। आगे बात करते हैं गाइज। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद फ्रीडम ऑफ द प्रेस। गाइज जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है यह कौन से आर्टिकल के तहत प्रोवाइड करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें ये पूछा गया है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेस यहाँ पर इन्होंने पूछा गया है, यहाँ पर हम रिलेट कर सकते हैं। जैसा कि आर्टिकल 19 में हमारे सब पॉइंट आ जाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी विचार रख सकते हैं और कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं हमारे रिएक्शंस को। बट एक गाइडलाइन होती है, जैसे कि कम्युनिटी गाइडलाइन होती है, वो अगेंस्ट द जो हमारे शब्द हैं वो अगेंस्ट द कम्युनिटी ना हो, ऐसा कोई गलत शब्द ना हो जिसे कम्युनिटी को, समाज को ठेस पहुँचे। तो हम बाकी अच्छे विचारों के साथ हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमारी फ्रीडम राइट होते हैं। आर्टिकल 19 में इनका ब्यौरा दिया गया है। ऐसे ही आर्टिकल जैसे मैंने आपको फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन बताया, ऐसे ही हम एसोसिएशन भी क्रिएट कर सकते हैं, हम असेंबली भी कर सकते हैं, हम अपना इकट्ठा लोगों को कर सकते हैं। बट वही बात है, हमारे इकट्ठे होने से लोगों को परेशानी ना हो, ये भी हमने ध्यान रखना है। हम कहीं पर भी मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं पर भी हम रेजिडेंट बन सकते हैं, कहीं पर जैसे हम किसी भी स्टेट में जाके रह सकते हैं, ये हमारे राइट हैं। हम राइट ऑफ फ्रीडम इनमें काउंट करते हैं। तो इनके तहत ही आर्टिकल 19 जो यहाँ पर दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हम कुछ भी हमें फ्रीडम है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आप इसे ही रिलेट कर सकते हो प्रेस से। प्रेस के पास भी राइट होता है, वो कुछ भी बोल सकता है। बट वो ऐसे नहीं है कि कुछ भी आरोप लगा दे या कुछ भी ऐसा, जो उनके पास सच्चाई है वो उसको बोल सकते हैं। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। आगे बात करते हैं गाइज। अंडर विच आर्टिकल शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव बीन गारंटेड फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट। गाइज यहाँ पर जो हमारी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब होती हैं उनको गारंटी दी गई है एक सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल और कल्चरल राइट की। वो हमें पूछा गया है कि वो कौन से आर्टिकल के तहत हमें प्रोवाइड करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आर्टिकल दिए गए हैं ऑप्शन में आर्टिकल 20,
ये भी नहीं होगा। आर्टिकल 19 ये राइट टू फ्रीडम है। आर्टिकल 18 यहाँ पर जो हमारा अबोलिशन ऑफ टाइटल है वो आता है। तो गैस बचता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अबोलिशन ऑफ जो हमारी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी उसके तहत ही ये काउंट कर लिया जाता है। जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट है उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, सोशो इकोनॉमिक उनको इक्वालिटी देंगे, पॉलिटिकल उनको राइट होंगे और कल्चरल राइट भी होंगे। उनके जो कल्चरल है वो अपना उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ये जो सारे राइट हैं ये आर्टिकल 17 के तहत ही लाई करते हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। गाइज आपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी जजमेंट करनी है। जैसे कि आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे आप उस हिसाब से भी अपना आंसर टिक कर सकते हो। आगे बात करते हैं गाइज, इन विच आर्टिकल द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे कि गाइस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो हमारा फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के तहत दिया गया है। आर्टिकल 14 नहीं, ये नहीं है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। तो गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 19 के तहत आगे 19A कुछ ऐसा पड़ता है, लेकिन वो यहाँ पर सब पॉइंट नहीं दिए गए, तो आप मेन पॉइंट हेड को ही काउंट करोगे। आर्टिकल 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 19 के तहत हमें फंडामेंटल राइट है जो कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट प्रोवाइड करता है। आगे बात करते हैं गाइज। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक टू रिलेट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी। गाइज जो हमारी दो टर्म आती हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी, इनके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के तहत हमें ये डिस्क्राइब किए गए हैं वो पूछा गया है। तो गाइज आपका ऑप्शंस दिए गए हैं आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22। तो गाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट पर्सन्स राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। गैस पूछा गया है कौन सा आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि प्रोटेक्ट करता है पर्सन को, वो ट्रैवल करता है अगर अब्रॉड में। तो गैस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 21। ऑप्शन नंबर सी 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैस जैसे कि जो हमारे आर्टिकल 21 है उसमें हमारी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी के जो टर्म्स आती हैं वो काउंट होते हैं। तो जो हमारी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है कि हम आपकी जो लाइफ की प्रोटेक्शन है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ऐसे कोई भी हमारी लाइफ की नहीं छीन सकता। तो गैस जैसे कि कोई पर्सन अब्रॉड में जाता है तो उसकी थोड़ी जो लाइफ है उसको रिस्क रहता है कि कोई उस पर ऐसे हमला ना हो जाए या कुछ अदर अनसर्टिनिटी ना हो जाए। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 21 के तहत अगर कोई पर्सन अब्रॉड में जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वियरिंग ऑफ किरपान्स बाय सिख इज डीम्ड एज अ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। गैस यहाँ पर पूछा गया है जो हमारी सिख कम्युनिटी है वो किरपान को वियर करती है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किस आर्टिकल के तहत जो हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसका राइट माना जाता है। तो यहाँ पर आर्टिकल ऑप्शन दिए गए हैं आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 27। तो गैस मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल 25 है वो हमें आज़ादी देता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस धर्म के जो भी रीति या रिवाज होते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे हिंदुइज्म में लोग तिलक लगाते हैं या कुछ भी वियर करते हैं तो वो उस रिलीजन के कल्चरल राइट होते हैं। तो ये हमारा आता है आर्टिकल 25 में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट है हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। तो आपका यहाँ पर जो आर्टिकल हमें दिया गया है आर्टिकल 25
हालांकि इसके आगे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 25 दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25 में हमारा जो फ्रीडम है, राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, वो काउंट होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25। आगे बात करते हैं गाइज, आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पर उसी क्वेश्चन को मोल्ड करके पूछ लिया है कि जो आर्टिकल 25 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमें फ्रीडम है पूरी रिलीजन की, हम किसी भी रिलीजन को उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी जो राइट है, जो उनके रीति रिवाज है, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारा आर्टिकल 25 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा राइट है कि हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन बी इन्फोर्स अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइज आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हमारा कौन सा क्या बनता है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर किनको इन्फोर्स करने के लिए कहा गया है वो पूछा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी स्टैच्यूटरी राइट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। गाइस जो हमारा आर्टिकल 32 होता है, पहले मैं आपको आर्टिकल 32 के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारा आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसे हम हार्ट सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि हमें प्रोवाइड करता है कि अगर हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो हम आर्टिकल 32 के तहत सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं। वहाँ पर जाके हम डिमांड कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं, इनकी उल्लंघना हुई है, आप इन्हें इन्फोर्स करवाएं। तो आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है। रिट्स जारी करने का मतलब आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू द केसेस। देन आर्टिकल 32 यहाँ पर किस चीज़ को इन्फोर्स कराने की कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर बी का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फंडामेंटल राइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फंडामेंटल राइट। आगे बात करते हैं गाइज, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। गाइज यहाँ पर गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट के बारे में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर बी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी है सुप्रीम कोर्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी है कैबिनेट। गाइज इस ऑप्शंस को देख के बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट भी आता होगा कि शायद पार्लियामेंट आंसर हो सकता है। लेकिन गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे फंडामेंटल राइट को कोई भी ना तो चेंज कर सकता है, ना कोई ऐसा है चेंज किया जा सकता है। लेकिन छोटे मोटे केसेस में इसको चेंज नहीं किया जा सकता, और पार्लियामेंट इसमें गार्डियन नहीं है। हमारे फंडामेंटल राइट की गार्डियन सुप्रीम कोर्ट ही है। अगर फंडामेंटल राइट्स हमारे वायलेट होते हैं तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ही इनकी इंटरप्रिटेशन करती है। तो यहाँ पर गार्डियन जो माना जाएगा वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को माना जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट। आगे बात करते हैं गाइज, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। गाइज जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया, गार्डियन पूछा गया है फिर से यहाँ पर फंडामेंटल राइट का, लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। पार्लियामेंट ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी जुडिशरी, एंड ऑप्शन नंबर डी प्राइम मिनिस्टर। गाइस चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर है, चाहे प्रेसिडेंट है, या फिर पार्लियामेंट है, इन तीनों के पास ही ऐसी पावर नहीं होती है जो कि गार्डियन कहलाए फंडामेंटल राइट्स का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में पहले सुप्रीम कोर्ट था, अब यहाँ पर जुडिशरी है, तो सेम ही मीनिंग होता है गाइस। आपका राइट आंसर यहाँ पर काउंट किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी को, जुडिशरी को। यही हमारे गार्डियन कहलाती है फंडामेंटल राइट की। आगे बात करते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा आर्टिकल ये होता है, आर्टिकल 32 होता है, इसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डिस्क्राइब किया था, और किस चीज़ से डिस्क्राइब किया था,
हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखा गया है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके तहत ही आर्टिकल 32, अगर कोई हमारे फंडामेंटल वायलेट होते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उस केस में रीट्स जारी करता है। तो इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो कहा गया है, लेकिन ये किसे कहा गया है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि हमारा आर्टिकल 32 में काउंट होता है, और 32 में काउंट होने के बाद इसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, बाय विच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज अबोलिश्ड। गाइज यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी अमेंडमेंट के तहत जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, आर्टिकल 31 में आता था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, उसे एबॉलिश किया गया है, वो पूछा गया है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी 44th अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसे रिमूव कर दिया गया है फंडामेंटल राइट से। अब वो हमारा लीगल राइट बन गया है, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44th अमेंडमेंट। आगे बात करते हैं गाइज, द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूव्ड द फॉलोइंग राइट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट। तो गैस वही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है कि 44th अमेंडमेंट के तहत कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट को रिमूव किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल राइट की लिस्ट से। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसे भी रिमूव नहीं किया गया। और ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, इसे भी रिमूव नहीं किया गया, ये आर्टिकल 32 में काउंट होता है। ऑप्शन नंबर डी है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 में काउंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट टू प्रॉपर्टी है, ये आर्टिकल 31 में काउंट होता था, इसे रिमूव किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट की लिस्ट से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 6 फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गाइज पूछा गया है कि कौन सा फंडामेंटल राइट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हम ऑप्शन वाइज देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है राइट टू इक्वालिटी, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन नंबर बी राइट टू प्रोटेस्ट, आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। और ऑप्शन नंबर डी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो गैस यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो कि बनता है राइट टू प्रोटेस्ट, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ऐसा कोई भी फंडामेंटल राइट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राइट टू प्रोटेस्ट। हालांकि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये हम अपने एक अच्छे कानूनी तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पहले मतलब एक बाय द प्रोसेस के थ्रू, पर यह हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राइट टू प्रोटेस्ट। आगे बात करते हैं गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी राइट टू इक्वालिटी, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी, गाइस ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये अब हमारा लीगल राइट है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। आगे बात करते हैं गाइज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या चीज़ की गारंटी नहीं देता, क्या चीज़ को गारंट नहीं करता है, वो पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट टू इक्वल शेल्टर, ऑप्शन नंबर बी राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन नंबर सी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन नंबर डी राइट टू लिबर्टी। गैस यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सी एंड डी ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट के तहत इनकी गारंटी देता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट टू इक्वल शेल्टर है ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। इस चीज़ की हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कोई गारंटी नहीं देता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट टू इक्वल शेल्टर। आगे बात करते हैं गाइज,
द राइट टू इक्वालिटी इज गारंटेड बाय 5 आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर। गाइस पूछा गया है जो राइट टू इक्वालिटी है वो 5 आर्टिकल के तहत गारंटेड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो पूछे गए हैं कौन से हैं। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आर्टिकल 13 to 17, आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 15 to 19, आर्टिकल 16 to 20। तो गाइज ये हमारा फंडामेंटल फर्स्ट राइट बनता है राइट टू इक्वालिटी, और इन्हें 5 आर्टिकल के तहत हमें प्रोवाइड किया गया है। तो वो हैं गाइज आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18। तो आगे चलते हैं गाइज, आगे बात करते हैं गाइज राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। ये हमारा किस चीज़ में बताई गई हैं, तो वो आपका पूछा गया है इंक्लूड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अ फंडामेंटल राइट, अ स्टैट्यूटरी राइट एंड नन ऑफ द अबव। गाइज जो हमारा 6 ईयर से लेके 14 ईयर तक जो हमारा एज है बच्चों की, उनकी एजुकेशन का राइट जो है वो कहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, तो हमारे फंडामेंटल राइट में ही। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया आर्टिकल 23 एंड 24 में ये जो हमारे बच्चों से रिलेटेड आर्टिकल हैं उसमें हमारा राइट टू एजुकेशन टू चिल्ड्रंस बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 इनका राइट बनता है कि वो एजुकेशन लेंगे। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट में ही इसकी बात की गई है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट। आगे बात करते हैं गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रेस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि वो कौन से आर्टिकल, कौन से राइट हैं फंडामेंटल राइट जो कि सस्पेंड या रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते कोई भी इमरजेंसी के ड्यूरिंग। अगर हमारे देश में, हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो भी हमारे कौन से वो फंडामेंटल राइट हैं जो कि सस्पेंडेड नहीं होते। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन द एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये नहीं लगता। आगे ऑप्शन बी देखते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी राइट टू मूव फ्री थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। गैस ना तो आप ऑप्शन नंबर ए कि आपका राइट बनता है आप कहीं पर भी जा सकते हैं और कहीं पर भी सेटल हो सकते हैं, ये ऐसा कोई फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट में नहीं रह जाता है जब हमारे देश में कोई नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। तो ये आपका राइट आंसर ए नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। गैस ये भी सरासर गलत है। ऐसा भी कोई हमारा राइट नहीं बनता कि देश में, कंट्री में नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन है और आप कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हो। तो ये भी हमारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। जो हमारा फंडामेंटल राइट ऑप्शन नंबर बी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी है, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। इवन चाहे हमारे देश में कोई भी नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन लगी हो तो भी हमारी कोई लाइफ को या पर्सनल लाइबिलिटी को तंग नहीं कर सकता, हमारी लाइफ को छीन नहीं सकता। ये हमारे राइट जो हैं कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 21। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं गाइज। तो गाइज नेक्स्ट जो आपके पास चैप्टर आता है पॉलिटी का वो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। गाइज ये 4th चैप्टर हम कह सकते हैं, जो 4th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में DPSP भी कहते हैं। ये जो सरकार होते हैं उसके दिशा नेतृत्व होते हैं कि सरकारों को ऐसा करना चाहिए। और मैं आपको इसके थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। ये हमारे जस्टिसेबल नहीं होते, ये सरकार के ऊपर बंदिश नहीं होती कि आपको ऐसा करना ही करना है, और हम इनके लिए कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे हमारे फंडामेंटल राइट थे, अगर हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ करते थे तो हमारे पास ऑप्शन हुआ करता था कि हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं, उन्हें जस्टिसेबल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे DPSP के जो आर्टिकल हैं हम उनमें कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते हैं और ना ही वो जस्टिसेबल होते हैं। तो आगे इनके बारे में हम क्वेश्चंस देखते हैं। द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
इज टू बी इस्टेब्लिश्ड वाई। ये क्या पर्पस था डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस्टेब्लिश करने का, तो वो पूछा गया है गाइज। इसके बारे में हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर बी सोशल डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर सी गांधीयन डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर डी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। गाइज जो हमारा डीपीएसपी का मेन पर्पस है वो क्या है कि हमारी जो कंट्री की डेमोक्रेसी है वो सोशलिस्ट हो और इकोनॉमिक अच्छी हो, डेमोक्रेसी हो हमारे देश में। तो इसलिए ये डीपीएसपी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए थे। तो आगे बात करते हैं। द आइडिया ऑफ द इंडिया एज वेलफेयर स्टेट इज फाउंड इन। जो हमारा इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट की तरह फाउंड किया है वो आइडिया कहाँ से आया वो पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी है फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, और सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड सी। तो गाइज इसका जो आइडिया है कि इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट है, इसका जो आइडिया था वो कहाँ से फाउंड हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो कि जिसमें हमारा ए ऑप्शन भी इंक्लूड हो जाता है और हमारा सी ऑप्शन भी इंक्लूड हो जाता है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ये आइडिया लिया गया है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि बोथ ए एंड सी आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आगे बात करते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। गाइज पूछा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा गाइज कि क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है ये पूछा गया है। तो हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं और देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। गाइज ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है होता है डीपीएसपी का। ऑप्शन नंबर बी टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। गाइज ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है इसका डीपीएसपी का। और ऑप्शन नंबर सी टू इस्टेब्लिश अ रिलीजियस स्टेट। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर डी टू इस्टेब्लिश अ सेकुलर स्टेट। गाइज यहाँ पर सेकुलर स्टेट का ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ये भी हमारा डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव है कि एक जो स्टेट है वो सेकुलर होनी चाहिए, सेकुलरिज्म होना चाहिए स्टेट में, सभी धर्मों के लोग होने चाहिए। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है हमारे डीपीएसपी का। तो जो ऑप्शन नंबर सी है जिसमें टू इस्टेब्लिश अ रिलीजियस स्टेट, तो गैस ऐसा कोई हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता डीपीएसपी का कि वो एक रिलीजियस स्टेट बनाए। जैसा कि रिलीजियस स्टेट का मतलब कि एक ऐसी स्टेट बना दे जहाँ पर एक ही रिलीजन के आदमी हो, एक ही रिलीजन की कम्युनिटी हो। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव हमारे जो डीपीएसपी से होते हैं उनका कोई भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका आगे बात करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। गैस जो हमारा डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ से लिए गए हैं ये पूछा गया है। तो गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड की जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉइंट लिए गए हैं डीपीएसपी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के। तो आपने ध्यान रखना है आयरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं गाइज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर। देखो गाइज मैंने जैसा आपको बताया भी था कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं क्या वो जस्टिसेबल हैं या नॉन जस्टिसेबल हैं, क्या वो फंडामेंटल राइट हैं या वो कुछ भी नहीं है। तो गाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारे डीपीएसपीज हैं वो नॉन जस्टिसेबल हैं। आप उनके लिए कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते हो, आप उनको स्यू नहीं कर सकते हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉन जस्टिसेबल। आगे बात करते हैं गाइज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज़ बीन इंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वन ऑफ। गाइज इक्वल पे एंड इक्वल वर्क ये मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इसका डिटेल ये क्या होता है। गाइज जैसा कि आपको पता होगा जैसे वुमेन्स भी कई वर्क करती हैं कई फैक्ट्रीज में एंड कई लेबर वुमेन होती हैं। तो ऐसा अक्सर ही देख लिया जाता है कि वुमेन्स को कम वेजेस दी जाती हैं और मैन लेबर को ज़्यादा वेजेस दी जाती हैं।
तो हमारे डीपीएसपी में ये एक पॉइंट लिखा गया है कि सरकारों को चाहिए कि वो ऐसी नीतियां बनाए, ऐसी स्कीम्स बनाए, ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए जिससे कि ये भेदभाव खत्म किया जा सके और इक्वल वर्क एंड इक्वल पे मिले। अगर वो मेल एंड फीमेल जो लेबर है वो काम सेम कर रही है, इक्वल वर्क कर रही है, तो उनकी सैलरीज में, उनकी वेजेस में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको इक्वल पे मिलनी चाहिए। तो ये कहाँ पर दिया गया है वो आपसे पूछा गया है। तो ये फंडामेंटल राइट ऑप्शन ए में दिया गया है, या ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है, या ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया गया है, या ऑप्शन डी इकोनॉमिक राइट में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें ऑप्शन नंबर बी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यह पॉइंट दिया गया है कि सरकारों को चाहिए ऐसी नीतियां बनाए, ऐसी रूल रेगुलेशंस बनाए, ऐसी स्कीम्स बनाए जिससे कि ये पॉइंट्स इम्प्लीमेंट हो। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर। गाइज जो पंचायती राज सिस्टम है वो कहाँ पर ले डाउन करता था वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए फंडामेंटल राइट, ऑप्शन नंबर बी फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन नंबर डी इलेक्शन कमीशन एक्ट। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, हालांकि हमारे देश के लोगों की उस समय पर भी मांग थी कि हमारे देश में पंचायती सिस्टम होना चाहिए, कि जो हमारे निचले स्तर पर गांव होते हैं वहाँ पर भी एक पंचायत सिस्टम होना चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। लेकिन उस टाइम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको ये पॉइंट अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देश की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको ठीक ना मानते हुए इसे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा नहीं दिया, लेकिन इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसे दर्जा दिया गया है। और ये बताया गया कि अभी हम इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल देते हैं, जब सरकार को लगेगा कि हमारे देश की कंडीशन थोड़ी ठीक है और पंचायत राज सिस्टम इस्टेब्लिश किया जा सकता है, तो सरकारें चाहें तो इसे इस्टेब्लिश कर सकती हैं। तो गैस ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसका जिक्र होता है, और आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 में इसका जिक्र होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पंचायती राज का। लेकिन अब इसे कॉन्स्टिट्यूशनली दर्जा दे दिया गया है, अलग से पंचायती राज एक्ट बना दिए गए हैं, स्टेट के अंडर ये आता है पंचायती राज एक्ट, जो कि हम इसमें होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, और विलेजेस में आपके सरपंच वगैरह बनते हैं, तो ये सब पंचायती राज सिस्टम के अंडर ही होता है। आगे बात करते हैं गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। देखो गैस वही पूछ लिया गया है कि कौन सा आर्टिकल डायरेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट को टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। तो गैस जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपका आर्टिकल 40 राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 40 ही स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि आप विलेज पंचायत का गठन कीजिए, विलेज पंचायत को बनाइए। तो आर्टिकल 40 के तहत दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 40। आगे बात करते हैं गाइज, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज अ। जो हमारे विलेज पंचायत हैं वो क्या है, वो एक फंडामेंटल राइट है या फंडामेंटल ड्यूटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, या कुछ भी नहीं है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आगे बात करते हैं गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो गाइज इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इसके बारे में कौन सा आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द डीपीएसपीज लाई करता है कि वो इंटरनेशनल पीस प्रमोशन ऑफ सिक्योरिटी को बढ़ावा दे। तो गैस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यानी कि डीपीएसपी में, मैं आपको लिख देता हूँ, डीपीएसपी में आर्टिकल 51, यहाँ पर आर्टिकल 51 आपका राइट आंसर होगा। आर्टिकल 51 ये कहता है कि हमारे देश की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारे देश की ये एक
फर्ज बनता है कि आप इंटरनेशनली पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करें। तो ये कहाँ पर बताया गया है? आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51। आगे बात करते हैं गाइज। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूड इन द, देखो गाइज फिर पूछा गया है कि जो हमारा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है वो कहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी डीपीएसपीज, और ऑप्शन नंबर 3 फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड ऑप्शन नंबर डी 9th शेड्यूल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारा डीपीएसपी में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमारा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की प्रमोशन के लिए डिस्क्राइब किया गया है। आगे बात करते हैं गाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। गाइज पूछा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी में क्या इंक्लूड नहीं है। तो वो पूछा गया है ऑप्शन नंबर ए प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर। गैस ये हमारा ऑप्शन जो है ये हमारे डीपीएसपी में लाई करता है कि आप शराब को रोक सकते हो। ऑप्शन नंबर बी राइट टू वर्क, बिल्कुल गाइज ये भी हमारे डीपीएसपी में काउंट होता है। और ऑप्शन नंबर सी इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। गैस जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था क्योंकि ये हमारे डीपीएसपी में काउंट होता है। इक्वल वेजेस एंड इक्वल वर्ब ये भी हमारे डीपीएसपी में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट टू इंफॉर्मेशन। गैस ऐसा कोई भी पॉइंट हमारे डीपीएसपी में नहीं आता है जिससे कि राइट टू इंफॉर्मेशन की बात होती हो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं गाइज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्या एक महत्वपूर्ण सा है। ऑप्शन दिए गए हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जी हाँ ये हमारा डीपीएसपी में लाई होता है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जी बिल्कुल नहीं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। फ्रीडम ऑफ द रिलीजन ये भी हमारे फंडामेंटल राइट में आते हैं। इक्वेलिटी बिफोर लॉ ये भी हमारे फंडामेंटल राइट में आते हैं। लेकिन जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये हमारे डीपीएसपी में आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। आगे बात करते हैं गाइज। तो गाइज अगला जो चैप्टर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। तो गाइज ये हमारा 4th ए, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 4th ए पार्ट में काउंट होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। गैस पहले ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ करती थी लेकिन बाद में इन्हें पार्ट 4th ए में काउंट करके इन्हें लिख दिया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और अब इन्हें पार्ट 4th ए में ही काउंट किया जाता है। ये हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारी ड्यूटीज़ दी गई हैं जो कि हर एक नागरिक की ड्यूटी बनती है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहलाती हैं। तो ये हमारे देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है। तो हम इन्हें देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, द प्रोविजन रिलेटिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ये ड्यूटीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती थी लेकिन बाद में इन्हें ऐड किया गया है। वो किसके बिहाफ पर, किसके रिकमेंडेशन की बिहाफ पर ये ऐड की गई हैं वो आपसे पूछा गया है गाइज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण सिंह कमेटी। एक स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन पर जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो ऐड की गई हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण सिंह कमेटी। आगे बात करते हैं गाइज। व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कैस पूछा गया है कि कब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट 4th ए के तहत हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1976। आगे बात करते हैं द फंडामेंटल ड्यूटी टू द अपहोल्ड
द प्रोटेक्ट सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया इज मेंशन्ड एट नंबर 4। गैस पूछा गया है कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये कौन से नंबर की ड्यूटी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट में। तो गैस आपका ऑप्शन है फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए फोर्थ ड्यूटी है, बी ऑप्शन फर्स्ट ड्यूटी है, ऑप्शन नंबर सी सेकंड ड्यूटी है, या ऑप्शन नंबर डी थर्ड ड्यूटी है। तो गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपकी थर्ड ड्यूटी कहलाती है, जिसमें कि आपको सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी रखनी है अपने देश की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं गाइज, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गैस पूछा गया है जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कौन से पार्ट में लाई करती हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती थी, लेकिन ऑप्शन नंबर सी पार्ट 4 ए के तहत इन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पार्ट 4 ए। आगे बात करते हैं गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गाइज पूछा गया है कौन सी अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले 44th अमेंडमेंट में तो जो हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसे रिमूव किया गया था। लेकिन 42nd अमेंडमेंट में हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। अब यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 42nd अमेंडमेंट के तहत हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1976 के अंदर पार्ट 4 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। आगे बात करते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइज टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी है वो पूछी गई हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। गाइज 11 ड्यूटी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाई करती हैं, जो कि पार्ट 4th ए में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई हैं। टोटल 11 ड्यूटी हैं, आपने ध्यान में रखना है। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का टॉपिक गाइस यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आज हमने इस सीरीज़ में फंडामेंटल राइट एंड डीपीएचपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के 3 पार्ट को कवर किया है पॉलिटी के। और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं गाइज, ये किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको यहाँ से काफ़ी कुछ रिवीजन हुई होगी और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही हम सीरीज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे साथ बने रहें। तो गाइज़ ऐसी ही वेब सीरीज़ हम आपके लिए आगे भी लेके आते रहेंगे। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच।